नमस्कार दोस्तों। एक वक्त था जब रात होती थी तो हर घर में एक छोटी सी लौ जलती थी। उस लौ में गर्मी थी, रोशनी थी और उस परिवार की पूरी उम्मीद थी। उस लौ की रोशनी में बच्चे पढ़ते थे। उस लौ की आंच पर माँ खाना बनाती थी। उस लौ के बिना रात सच में अंधेरी होती थी। वो लौ मिट्टी के तेल से जलती थी, लेकिन आज वो तेल गायब है। राशन की दुकान पर नहीं मिलता, बाजार में नहीं मिलता और सरकारी दफ्तर के रिकॉर्ड में भी सिर्फ एक ठंडी लाइन है, केरोसिन सब्सिडी बंद। बस इतना ही। जैसे करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा रहा वो तेल कोई चीज ही नहीं था। सवाल ये है, आखिर वो तेल गया कहां और क्यों? क्या ये सच में गरीबों की भलाई के लिए हुआ या इसके पीछे कोई और खेल था, कोई और माफिया था, कोई और राजनीति थी? आज हम उस पूरी कहानी को खोलेंगे। वो कहानी जो सरकार ने कभी ठीक से नहीं बताई, वो कहानी जिसमें एक ईमानदार इंसान को मार दिया गया, और वो कहानी जो आज भी खत्म नहीं हुई। दोस्तों, आज की जनरेशन को शायद पता भी न हो कि मिट्टी का तेल क्या होता है। आज के बच्चे जब तेल सुनते हैं तो सोचते हैं पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल। लेकिन एक पीढ़ी पहले तेल का मतलब था मिट्टी का तेल, केरोसिन। जो लोग 80-90 के दशक में पले बढ़े हैं, उनके लिए ये तेल सिर्फ एक ईंधन नहीं था, ये घर की धड़कन था। सुबह उठते ही माँ मिट्टी के तेल के स्टोव पर चाय बनाती थी। दोपहर में उसी स्टोव पर दाल चावल पकता था। रात को पढ़ाई के लिए डिबी जलती थी। शादी ब्याह में रोशनी के लिए लालटेन जलती थी। और हाँ, ये राशन में मिलता था। सरकार सस्ते में देती थी। क्यों? क्योंकि सरकार जानती थी कि ये गरीब आदमी का ईंधन है। और सोचिए ये कितना जरूरी था। पेट्रोल और डीजल से सिर्फ आपके वाहन चलते हैं, लेकिन एक समय केरोसिन की ये कीमत थी कि इससे न सिर्फ वाहन बल्कि घर के दिए भी जलते थे और घर का खाना भी बनाया जाता था। यानी केरोसिन आज के पेट्रोल और डीजल से भी ज्यादा अहमियत रखता था। आजादी के बाद के दशकों में मिट्टी का तेल भारत की ऊर्जा अर्थव्यवस्था का केंद्र था, खाना पकाने और रोशनी दोनों के लिए। सरकार ने इसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस के जरिए करीब 16 करोड़ परिवारों तक पहुंचाया था। 16 करोड़ परिवार यानी करीब 80 करोड़ लोग। 80 करोड़ लोग। आज भारत की आबादी करीब 150 करोड़ है, यानी उस वक्त देश की आधी से ज्यादा आबादी सीधे केरोसिन पर निर्भर थी। रुकिए, एक और आंकड़ा सुनिए। 2011 की जनगणना में एक चौंकाने वाला सच सामने आया। 43% ग्रामीण परिवार रोशनी के लिए केरोसिन पर निर्भर थे। 43%। आजादी के 64 साल बाद भी, यानी आधा भारत अंधेरे में था और मिट्टी का तेल उस अंधेरे में एकमात्र उम्मीद था। और उस वक्त भारत दुनिया का सबसे बड़ा केरोसिन उपभोक्ता देशों में था। वैश्विक केरोसिन खपत का 15% अकेला भारत इस्तेमाल करता था। तो जब इतना बड़ा सहारा था गरीबों के लिए, तो फिर सरकार ने इसे क्यों हटाया? क्या गरीबों को बिजली मिल गई थी? क्या सबके पास गैस हो गई थी? क्या कोई बेहतर विकल्प था उनके पास? नहीं दोस्तों, असली कहानी बहुत अलग है और बहुत गंदी भी। चलिए थोड़ा पीछे जाते हैं। 90 दशक के दौर में देश खुल रहा था, बाजार खुल रहे थे, पेट्रोल डीजल की खपत बढ़ रही थी। उस समय पेट्रोल और डीजल की कीमत बाजार भाव पर थी, महंगी, लेकिन मिट्टी का तेल सस्ता था। सरकार भारी सब्सिडी देती थी। अब यहां एक खतरनाक गणित बना। 1 लीटर डीजल की कीमत थी मान लीजिए 30 रुपए। 1 लीटर केरोसिन की कीमत थी सिर्फ 8-10 रुपए, और दोनों का रंग रूप लगभग एक जैसा। अब सोचिए, एक पेट्रोल पंप मालिक के दिमाग में क्या चलेगा? अगर मैं सस्ते केरोसिन को महंगे डीजल में मिला दूं तो ग्राहक को पूरे 30 रुपए लीटर पर बेचूं तो मुझे बिना कुछ किए लाखों का फायदा। और यही हुआ पूरे देश में, बड़े पैमाने पर। भारत में ईंधन की मिलावट एक बड़ी समस्या बन गई। इसका मुख्य कारण था अलग अलग पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में भारी अंतर। पीडीएस केरोसिन को बड़े पैमाने पर पेट्रोल और डीजल में मिलाया जाने लगा। और ये कितना पुराना था? 1989 में, यानी आज से 35 साल पहले, मैसूर कंज्यूमर काउंसिल ने पाया कि मैसूर में बिकने वाला 30% से अधिक पीडीएस केरोसिन काले बाजार में भेज दिया जाता था पेट्रोल और डीजल में मिलाने के लिए। 30%। और ये सिर्फ एक शहर की बात थी, पूरे देश का हाल सोचिए। 2011-12 की सरकारी रिपोर्ट में आंकड़ा और भी चौंकाने वाला था।
पीडीएस केरोसिन का 41% हिस्सा सप्लाई चेन में चोरी और लीकेज की भेंट चढ़ जाता था। 41%, यानी सरकार जो 100 लीटर केरोसिन भेजती थी उसमें से 41 लीटर रास्ते में ही गायब हो जाता था। गरीब तक पहुंचता था बमुश्किल 59 लीटर। और इस चोरी से सरकारी खजाने को हर साल नुकसान था करीब 8,300 करोड़ रुपए। 8,300 करोड़ हर साल सिर्फ इस एक ईंधन की चोरी से। और इस चोरी में सिर्फ पेट्रोल पंप मालिक नहीं थे, इसमें राशन डीलर थे, ट्रांसपोर्टर थे, गोदाम के अफसर थे और कहीं ना कहीं नेता और अफसर भी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि केरोसिन सब्सिडी के घोटाले से होने वाला काला पैसा राजनेताओं के चुनाव खर्च में भी जाता था। यानी ये सिर्फ ईंधन की चोरी नहीं थी, ये एक पूरा राजनीतिक इकोसिस्टम था जो गरीबों के मिट्टी के तेल पर पल रहा था। गरीब के नाम पर सब्सिडी गरीब तक नहीं पहुंचती, बीच में माफिया खा जाता है। माफिया नेता को पैसा देता है, नेता अगले चुनाव में जीतता है और गरीब अंधेरे में बैठा रहता है। ये चक्र था और सरकार ने इसे रोकने की कोशिश की, हाँ कई बार, लेकिन नतीजा? सरकार ने 80s में नीला रंग मिलाया केरोसिन में ताकि पहचान हो। माफिया ने रंग हटाने का तरीका खोज लिया। सरकार ने जीपीएस ट्रैकर लगाए टैंकरों पर। माफिया ने रास्ते में तेल बदल लिया। सरकार ने विदेश से महंगे केमिकल मार्कर्स मंगाए। माफिया ने उन्हें भी बेकार कर दिया, सिर्फ प्राकृतिक मिट्टी से। हर बार सरकार की हार, हर बार माफिया की जीत। क्योंकि जब सिस्टम के अंदर ही भ्रष्टाचार हो तो बाहर से कोई भी तकनीक काम नहीं करती। अब मैं आपको एक नाम बताना चाहता हूं, एक ऐसा नाम जो शायद आपने सुना हो या शायद नहीं, लेकिन यह नाम जानना जरूरी है। मंजुनाथ षणमुगम, कर्नाटक के एक साधारण खनन मजदूर का बेटा। इंजीनियरिंग पढ़ी, फिर IIM लखनऊ से MBA किया, देश के सबसे प्रेस्टीजियस संस्थानों में से एक। पढ़ लिख कर अफसर बना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में सेल्स ऑफिसर। उम्र सिर्फ 27 साल। उसका काम था उत्तर प्रदेश के पेट्रोल पंपों पर मिलावट की जांच करना। वो ईमानदार था, वो डरता नहीं था, वो अपना काम पूरी निष्ठा से करता था। 2005 में लखीमपुर खीरी जिले में, जो उत्तर प्रदेश का एक जाना माना पेट्रोल मिलावट का गढ़ था, मंजुनाथ ने 2 पेट्रोल पंप सील किए जो मिलावटी ईंधन बेच रहे थे। उनमें से एक था मित्तल ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप, जहां करीब 3000 लीटर मिलावटी पेट्रोल पकड़ा गया था। पंप बंद हुआ, मालिक बौखला गया। 1 महीने बाद पंप फिर खुला और मंजुनाथ ने 19 नवंबर 2005 की रात एक बार फिर वहां जाने का फैसला किया, सबूत इकट्ठा करने, पंप फिर से सील करने। उस रात पंप मालिक मोनू मित्तल और उसके गुर्गों ने मंजुनाथ को बेरहमी से पीटा और गोली मार दी। वो सिर्फ 27 साल के थे। एक IIM ग्रेजुएट अपना काम ईमानदारी से करते हुए मारा गया। क्यों? क्योंकि उसने उस माफिया को रोकने की कोशिश की थी जो गरीबों के राशन के केरोसिन को डीजल में मिलाकर करोड़ों कमा रहा था। और जानते हैं उस फिल्म में क्या दिखाया गया जो उनकी कहानी पर बनी? मंजुनाथ को पता चला था कि जो केरोसिन डीजल में मिल रही थी वो राशन की दुकानों से आ रही थी। वो गरीबों का केरोसिन था। सोचिए एक बार, एक तरफ गरीब मां अपने बच्चों के लिए राशन में केरोसिन का इंतजार कर रही है, दूसरी तरफ वही केरोसिन पेट्रोल पंप पर डीजल में मिलाई जा रही है ताकि पंप मालिक माला माल हो सके। और जो इंसान इसे रोकने निकला उसे मार दिया गया। यह भारत का सच था। मंजुनाथ के केस में सभी 8 आरोपी दोषी पाए गए। पंप मालिक को पहले फांसी की सजा मिली, बाद में उम्र कैद हो गई। लेकिन क्या सिस्टम बदला? क्या मिलावट रुकी? नहीं। एक विशेषज्ञ ने लिखा, मंजुनाथ की हत्या के करीब 2 दशक बाद भी मिलावट जारी है, क्योंकि जब तक सब्सिडाइज्ड केरोसिन और महंगे डीजल में कीमत का फर्क है तब तक ये खेल जारी रहेगा। और इसीलिए सरकार ने आखिरकार एक बड़ा फैसला लिया। अब वापस आते हैं उस ऐतिहासिक तारीख पर, 28 नवंबर 2003। पेट्रोलियम मंत्री राम नायक ने घोषणा की, सरकार केरोसिन के फ्री इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा रही है। वजह? डीजल में मिलावट। मंत्री ने कहा, इस मिलावट की वजह से अप्रैल से अक्टूबर के बीच डीजल की बिक्री में 3.7% की गिरावट आ गई, जबकि उम्मीद थी 3% की बढ़ोतरी की।
यानी डीजल बिक नहीं रहा था, क्योंकि लोग उसमें सस्ता केरोसिन मिलाकर चला रहे थे। सरकार ने कहा अब सिर्फ सरकारी कंपनियां ही केरोसिन इंपोर्ट कर सकती हैं और सब्सिडाइज्ड केरोसिन पीडीएस के जरिए मिलता रहेगा। मंत्री ने कहा देश की असली जरूरत पूरी होगी, लेकिन धीरे धीरे वो असली जरूरत सिकुड़ती गई। पहले आयात कम हुआ, फिर एलोकेशन कम हुई, फिर सब्सिडी कम हुई। 2014-15 में सब्सिडी थी करीब 24,700 करोड़ रुपए। 2018-19 तक ये घटकर सिर्फ 5,900 करोड़ रह गई और 2021 में सब्सिडी लगभग शून्य। दिल्ली 2014 में ही केरोसिन मुक्त हो गई, पहला बड़ा शहर। उसके बाद हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश और कई राज्यों ने केरोसिन पूरी तरह बंद कर दिया और आखिरकार वो तेल जो हर घर की जरूरत था, वो राशन का हिस्सा था, वो हर रात जलता था, गायब हो गया। अब यहां रुककर कुछ जरूरी सवाल पूछते हैं, वो सवाल जो शायद आपके मन में भी आ रहे हों। सवाल नंबर 1, क्या ये फैसला सही था? देखिए, मिलावट रोकने के लिए ये कदम जरूरी था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन रुकिए, क्या सिर्फ आयात बंद करने से मिलावट रुकती है? नहीं, सरकार ने कई बार कोशिश की, नीला रंग मिलाया, जीपीएस ट्रैकर लगाए, विदेश से महंगे केमिकल मार्कर्स मंगाए, लेकिन हर बार माफिया ने रास्ता खोज लिया। यानी असली समस्या केरोसिन नहीं था, असली समस्या सिस्टम में बैठा भ्रष्टाचार था। जब तक सिस्टम में भ्रष्टाचार था, तब तक कोई भी ईंधन, कोई भी सब्सिडी गरीब तक सही तरीके से नहीं पहुंचती। केरोसिन बंद करने से समस्या सॉल्व नहीं हुई, समस्या को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। सवाल नंबर 2, गरीबों का क्या हुआ? यह सबसे बड़ा सवाल है और सबसे दर्दनाक भी। जब केरोसिन बंद हुआ तो क्या गरीब मां के पास एलपीजी सिलेंडर था? नहीं। क्या हर गांव में बिजली थी? नहीं। क्या कोई विकल्प था उनके पास? नहीं। तो वो क्या जलाती थी? लकड़ी, गोबर के उपले, खेत का कचरा, और जो धुआं उठता था वो उसके फेफड़ों में जाता था, वो उसके बच्चों के फेफड़ों में जाता था। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट कहती है, भारत में हर साल लाखों मौतें घर के अंदर के प्रदूषण से होती हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं होती हैं, जो घंटों चूल्हे के पास खड़ी रहती हैं। यानी केरोसिन जाने के बाद भी गरीब की तकलीफ कम नहीं हुई, बल्कि कुछ मामलों में बढ़ गई। सवाल नंबर 3, फिर उज्ज्वला योजना? 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च हुई। इसका मकसद था गरीब परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देना और उन्हें केरोसिन और लकड़ी से मुक्ति दिलाना। अब तक 10,57,00,000 से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन बांटे जा चुके हैं। ये एक बड़ा कदम था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ एक बड़ी और कड़वी सच्चाई है। शोध से पता चला कि बहुत से परिवारों ने कनेक्शन तो ले लिया, लेकिन महंगे सिलेंडर रीफिल नहीं करा पाए और धीरे धीरे फिर लकड़ी पर, फिर उपले पर, फिर वही चूल्हा। यानी योजना कागज पर बहुत अच्छी थी, जमीन पर लागू होने में कमियां रहीं, क्योंकि सिर्फ कनेक्शन देने से काम नहीं होता, गरीब को सस्ता सिलेंडर भी चाहिए हर महीने। और दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 2025-26 में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की वजह से एलपीजी की वैश्विक सप्लाई बाधित हो गई। भारत में एलपीजी की लॉजिस्टिक्स पर भारी दबाव आया, ऊर्जा सुरक्षा की चिंता सामने आई और इसके जवाब में भारत सरकार ने एक असाधारण कदम उठाया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 60 दिनों के लिए पेट्रोल पंपों पर केरोसिन की बिक्री की अनुमति दे दी। वही केरोसिन जिसे हमने पुराना और खतरनाक कहकर बंद किया था, जिसकी सब्सिडी हमने शून्य कर दी थी, जिसे हम पीछे छोड़ आए थे, वो आज फिर जरूरी हो गया। एक विशेषज्ञ ने बिल्कुल सही कहा, केरोसिन की ये अस्थायी वापसी बताती है कि एक तरफ भारत के पास फॉल बैक ऑप्शंस हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी व्यवस्था में गहरी कमजोरियां भी हैं। हमें ऐसे सिस्टम बनाने होंगे जो संकट में बिना पुराने ईंधन पर लौटे टिके रहें। यानी हम 20 साल में एक चक्कर लगाकर वापस उसी जगह आ गए। तो दोस्तों, मिट्टी के तेल की ये कहानी सिर्फ एक ईंधन की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां गरीबों के लिए बनाई गई हर सुविधा कोई ना कोई माफिया, कोई ना कोई नेता, कोई ना कोई भ्रष्ट अफसर खा जाता है। केरोसिन को बंद करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि वो खराब था, बल्कि इसलिए पड़ी क्योंकि हम उसे ठीक से बांट नहीं सके।
मंजुनाथ जैसे इंसान ने इसे रोकने की कोशिश की और उसे मार दिया गया। 41% केरोसिन चोरी हो जाती थी और कोई पकड़ा नहीं गया। 8,300 करोड़ रुपए हर साल डूबते थे और कोई जवाबदेही नहीं थी। ये भ्रष्टाचार की जीत थी। और आज जब हम एलपीजी की किल्लत में वापस केरोसिन की तरफ देख रहे हैं, तो असली सवाल ये है, क्या हमने वाकई कुछ सीखा? क्या अगली बार यही चक्र नहीं चलेगा? क्या उज्ज्वला जैसी योजनाओं में वही 41% लीकेज नहीं होगी? क्या मंजुनाथ जैसे ईमानदार इंसान का बलिदान बेकार गया? जवाब आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि ये सिस्टम बदले, तो जागरूक रहिए, सवाल पूछिए और ऐसे लोगों को याद रखिए जिन्होंने सच के लिए अपनी जान दी। मंजुनाथ षणमुगम को याद रखिए। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ये वीडियो उन दोस्तों को शेयर करिए जो सोचते हैं सरकार सब सही करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी कहानी के साथ जो कोई नहीं बताता। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।